संघ और मोदी सरकार के बीच तकरार की खबरों के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर लगी रोक हटा दी। 1966 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने ये बैन लगाया था, जो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिया। 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो उन्होंने अपना पुराना आदेश फिर बहाल कर दिया। बाद में भाजपा सत्ता में लौटी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मोदी की सरकार बनी, पर ये बैन कायम रहा। अब मोदी सरकार ने ये बैन हटा दिया। इसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस फैसले को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस तंज कस रही है कि संघ की नाराजगी के बाद इस फैसले से मोदी सरकार ने संघ को खुश करने की कोशिश की है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हिंदू राष्ट्र के एजेंडे का एक चैप्टर बताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लगभग यही बयान दिया है। उन्होंने तत्काल यह फैसला वापस लेने की मांग की है। विपक्ष के नेता मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की हालत हुई है, मध्य प्रदेश की बात छोड़ दें हम, लेकिन पूरे देश में जो हालत हुई है, इससे आज की तारीख में पूरा बीजेपी कुनबा घबराया हुआ है। ये सब जो चीजें चल रही है, ये कहीं न कहीं एक कमजोरी जो आ गई है। पिछले 10 साल की जो स्थिति के बाद जो लोगों ने एक तरह से अपने विचार बदले हैं और इस सरकार को लोग नहीं चाह रहे थे, तो उन सब चीजों को घबरा के सब स्थितियां बन रही हैं। उधर संघ और बीजेपी इस फैसले की तारीफ कर रही। संघ नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 99 वर्षों से राष्ट्र सेवा में संलग्न है। इंदिरा गांधी सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस पर बैन लगाया था। मोदी सरकार का फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। बीजेपी के तमाम नेता फैसले की तारीफ कर रहे हैं। देश से ये कानून बना है और मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था। मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे एक इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ अगर ये आदेश आया था तो वास्तव में ये तो पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहिए था। मैं मानता हूँ ये स्वागत योग्य। देखिए, ये कांग्रेस का दुराग्रह था, उसी का ही ये आदेश था और कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक संगठनों में अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था, ये देरी से दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ। मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और संघ के बीच मतभेद किसी न किसी रूप में सामने आए, लेकिन ये बात भी सही है कि मोदी सरकार ने इसके साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। इसके माध्यम से कांग्रेस पर आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए गए। सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में जाने पर लगे बैन को हटाने का आदेश भी इसी का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। संघम शरणम गच्छामि। जी हां, मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारी अब खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए मोदी सरकार ने 1966 में लगाया गया इंदिरा गांधी का प्रतिबंध हटा दिया है। इंदिरा गांधी ने 1966 में प्रतिबंध लगाया, जिसे मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1977 में हटा दिया था। 80 के दशक में जब इंदिरा की फिर सत्ता में लौटी तो आदेश बहाल हो गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और उसके बाद नरेंद्र मोदी की, लेकिन ये रोक बरकरार रही। अब तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार को यह ख्याल आया है, इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। कोई इसे संघ की नाराजगी दूर करने की कवायद बता रहा है, तो कोई हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ा कदम। क्या है मोदी सरकार के इस आदेश के मायने, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रम में जाने की छूट, क्या है मायने। मोदी सरकार को पिछले 2 कार्यकाल में क्यों नहीं आया ख्याल। कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रम में जाने पर विपक्ष को क्यों ऐतराज। क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं करने वाली मोदी 3.0 सरकार। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। परिचय आपका सबसे पहले करा देते हैं। मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से संतोष सिंह गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश भाजपा से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मंजरी जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है
कि ये जो बड़ा फैसला इसे बताया जा रहा है, तारीफ इसकी की जा रही है मोदी सरकार की ओर से, बीजेपी के लोग, संघ के लोग, लेकिन इसके मायने क्या है? क्या समन्वय बनाना था? क्योंकि ये देखा गया लोकसभा चुनाव के दरमियान भाजपा और संघ में दूरी की खबरें आने लगी, तो क्या समन्वय बनाने की जरूरत थी? और सीधा सीधा आरोप विपक्ष लगा रहा है इसको कि सरकार में पीछे के दरवाजे से संघ की एंट्री कराना चाहती है बीजेपी। ये संघ की नाराजगी दूर करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया, ये पूरी तरह गलत है। कांग्रेस को तो कुछ ना कुछ कहने के लिए चाहिए है। और 2000 में गुजरात में इसमें पहले ही प्रतिबंध हटा दिया गया था, मध्य प्रदेश में भी इस पर पहले ही प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो आरएसएस जो है वो एक सामाजिक संगठन है जो राष्ट्रहित के लिए काम करता है, राष्ट्रवादी संगठन है और सेवा का कार्य करता है। कोई भी जो सामाजिक संगठन है वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है कि उसके स्वयंसेवक जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते या सरकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में नहीं जा सकते। ऐसा कोई प्रतिबंध हमारे संविधान में ये हमें अधिकार दिया है। अनुच्छेद यदि हम 14 की बात करते हैं तो उसमें अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी से भी बिना भेदभाव किए कानून अपना काम करेगा, सबको समान भाव से कानून देखेगा। और अनुच्छेद 19 ये कहता है कि आप किसी भी संगठन से जुड़ सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी जो कि संविधान की आत्मा है। तो मैं समझती हूँ कि यदि यह निर्णय लिया गया है तो बहुत ही स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य निर्णय है। और हमारा जो देश जिस तरीके से आज प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, कहीं ना कहीं संघ ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और समाज सेवा का कार्य किया है। अगर हम कोरोना की ही बात कर ले तो कोरोना में जिस तरह स्वयं सेवकों ने अपना जो अनूठा उदाहरण दिया सेवा का, वो देखने लायक था। आज हम कितनी भी बड़ी त्रासदी इस देश के अंदर आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, सबसे पहले वहां पर आरएसएस का स्वयं सेवक आपको खड़ा मिलेगा। और देखिए यही कारण था कि 1963 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो तब गणतंत्र के परेड में तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्वयं सेवकों को बुलाकर सम्मानित किया था। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्वयं सेवक जो है वो अपनी जो सामाजिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है और राष्ट्र हित के लिए जाना जाता है। हमारी जो विचारधारा है, जो आरएसएस की जो विचारधारा है वो है नेशन प्रथम, राष्ट्र प्रथम। तो उस विचारधारा के साथ हम काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो मेल नहीं खाती है। हमेशा से उन्होंने आरएसएस को कुचलने का काम किया है। और इंदिरा गांधी जी ने जब इस पर प्रतिबंध लगाया था तो प्रशिता जी मैंने इसको पढ़ा और ये सर्वविदित है, हम सब जानते हैं कि 1966 में जब एक गौ हत्या कांड के लिए आरएसएस ने बड़ा प्रदर्शन किया था तो उससे इंदिरा गांधी जी बौखला गई थी और डर गई थी, इसलिए उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया था उस समय भी। और आगे जब 1977 में इस पर, फिर इसके बाद 1948 में प्रतिबंध लगा, 1966 में प्रतिबंध लगा, 1948 में लगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 11 महीने बाद इस प्रतिबंध को हटा दिया गया था। तो ऐसे हमेशा से संघ के अच्छे काम को रोकने के लिए, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संघ पर हमेशा प्रतिक्रिया लगाने का काम कांग्रेस ने किया। हवाला यही दिया जा रहा है कि संघ की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी है, सेवा अनुशासन का भाव रखने वाला एक बड़ा संगठन है और इस पर जो बैन लगा था वो गलत था। संतोष जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की बात को बड़े धैर्यपूर्वक सुना है और मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी बात पूरी तरह से रख सकूं और बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं सबसे पहले तो इसी बात से शुरू करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। अब तो मैं नेपथ्य में ले जाना चाहूंगा, कुछ दशकों पहले ले जाना चाहूंगा। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। केशव बलिराम हेडगेवार उसके प्रथम सरसंघचालक थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो ये राष्ट्रवादी संगठन क्या कर रहा था इसका इतिहास पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। ये उस समय अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे और भत्ते ले रहे थे, दलालियां कर रहे थे और क्रांतिकारियों के विरुद्ध जासूसियां कर रहे थे अंग्रेजों के पक्ष में। इन्होंने जो केशव बलिराम हेडगेवार और उसके बाद में सरसंघ चालक बने माधव सदाशिव गोलवलकर, तो वो दोनों का इतिहास ये है कि जब आजादी के दीवाने राष्ट्र भारत माता के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे थे तो ये दोनों जो सरसंघ चालक थे, मतलब संघ के जो प्रमुख थे, एक दिन की भी जेल इनको कभी नहीं हुई। न ही संघ का कोई व्यक्ति कभी आजादी के आंदोलन लड़ा।
उल्टे भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी के नेतृत्व में चला 1942 में, तो माधव सदाशिव गोलवलकर ने लोगों से अपील की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, कि हमें जो है क्रांतिकारियों का साथ नहीं देना है, हमें आज स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का साथ नहीं देना, हमको अंग्रेज सेना का साथ देना है। और ये दस्तावेजों में लिखा हुआ है, तो मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, और ये तो खुद संघ की किताबों में लिखा हुआ है, चाहे विचार नवनीत पढ़ लीजिए, चिल्ड्रन ऑफ द मदरलैंड पढ़ लीजिए, तो वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड पढ़ लीजिए गोलवलकर की, इसमें सब में लिखा हुआ है कि उनका जो मूल लक्ष्य था वो अंग्रेजों की सेवा करना था, और वो उपनिवेश चाहते थे, स्वतंत्र उपनिवेश, भारत की आजादी कभी नहीं चाहते थे। चलिए ठीक है, यहां तक तो कि आजादी में उनका शून्य योगदान था, उनका काला इतिहास रहा है क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुखबिरी करने का, उसके बाद भत्ते लेने का, 60 रुपए भत्ता सावरकर लेते तो हिंदू महासभा के संघ से मिले जुले। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्र के इन्हीं तथाकथित बेटों ने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी। जो नाथूराम गोडसे थे वो संघ के स्वयंसेवक रहे थे, और ये बात उनके भाई गोपाल गोडसे ने स्वीकार की उनकी जीवनी में, और पायनियर को जो अपने इंटरव्यू में स्वीकार की है। और उसके बाद जब गांधी जी की हत्या हुई तो सरदार पटेल ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं लगाया था। वो सरदार पटेल जिनकी सबसे ऊंची प्रतिमा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगाई है, उन सरदार पटेल ने सबसे पहले संघ पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया कि आपके भाषणों के विश्वमन की वजह से महात्मा गांधी की अमूल्य जान की कुर्बानियां हुई हैं। जब देश आजाद हुआ तो तिरंगे के नाम पर गोलवलकर जी कहते थे कि तिरंगे से हमारे दिमाग में शून्य की उत्पत्ति होती है, तिरंगा हमारे लिए कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं है। ये तिरंगे के विषय में कहा गोलवलकर ने। 66 वर्षों तक, 62 वर्षों तक इनकी शाखाओं में कभी तिरंगा नहीं लहराया गया। और एक जो स्वयंसेवक था उसने गांधी जी की हत्या की, जो देश का पहला आतंकवादी था, नाथूराम गोडसे। तो इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि ये केवल सांस्कृतिक संगठन नहीं है, ये राजनीति में बहुत गहरे तक घुसा हुआ जो देश की रगों में जहर घोलना चाहता है। इसलिए इंदिरा जी ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, और इंदिरा जी ने तो उसी संकल्प को दोहराया कि पहले पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, जब संघ ने उनकी बात को नहीं माना। संघ ने शर्तों में जब उनके ऊपर बैन हटाया गया तो उन्होंने कहा कि हम ये नियम मानते हैं कि हम राजनीति में शामिल नहीं होंगे, हम किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जो राष्ट्र विरोधी होगी, जो देश विरोधी होगी। लेकिन जब ऐसी गतिविधियां शुरू हुई तो इंदिरा जी ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया और सरदार पटेल को फॉलो किया। इंदिरा जी पहली नहीं थी कि जिन्होंने संघ के विरुद्ध डिसीजन लिया, तो ये तो इनके राष्ट्रवाद की पोल खोलता है। लेकिन जब इंदिरा जी ने ये प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बाद आज अगर संघ की याद आ रही तो ताजा संदर्भ ये है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, क्योंकि जेपी नड्डा इनके अध्यक्ष से पहले तो उन्होंने बुलवा दिया, इनको उम्मीद थी कि 4 तो आएंगे, तो इनकी जब सीटें कम रह गई तो इनको फिर से संघ की याद आ रही है। तो संघ की चापलूसी में उससे पहले देवदत्त जी की एक प्रतिक्रिया इस पर, ये जो आज बड़ा फैसला लिया है संघ पर, जो बैन हटाया गया, क्या संकेत, क्या संदेश देने की कोशिश, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, जिस तरह से देश का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें सत्तारूढ़ दल भाजपा में भाजपा और संघ के बीच पहली बार सतही तौर पर मतभेद सामने आए हैं। मोहन भागवत जी का कुछ दिनों दिया गया बयान भी उसमें आप जोड़ सकते हैं। और अभी आज जो फैसला लिया है प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार ने कि कर्मचारी उसमें जा सकते हैं। देखिए, एक कर्मचारी भी एक भारत का नागरिक और एक आम आदमी भी भारत का नागरिक है। तो जब आम आदमी जा ही रहे थे तो सरकारी कर्मचारी भी चला जाए, जो ऑफिस टाइम के अलावा वो फ्री है, कहीं भी जा सकता। और जब प्रतिबंध था तब भी मैं जानता हूँ कि कई शासकीय कर्मचारी जाते थे शाखाओं में। बात ये नहीं कौन जाए कौन नहीं जाए, बात ये है कि जहाँ जा रहे हो वहाँ क्या सिखाया जा रहा, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये है महत्वपूर्ण। यदि देश के संबंध में अच्छी बातें की जा रही, समाज निर्माण की बात की जा रही, तो सबको जाना चाहिए। लेकिन इसमें बात ये भी है कि राजनीतिक है बात इसमें, क्योंकि आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन है भाजपा, उसके बहुत सारे संगठन हैं जिसमें सेवा भारती, ग्राम भारती और बहुत सारे उसमें जो प्रकरण चलते हैं जिनके माध्यम से, तो ऐसे ही उनका राजनीतिक जो अनुसांगिक संगठन वो भाजपा है। तो संघ भाजपा को अंदरूनी तौर पर चुनाव के समय सपोर्ट करता है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस इसका विरोध करेगी कि जो अपने आप को गैर राजनीतिक बताते हैं फिर वो भाजपा को समर्थन देते हैं। तो ये कांग्रेस की अपनी स्थिति थी कि उस समय उन्होंने प्रतिबंध लगाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो अंदर की कई बातें ऐसी हैं कि कई बार ऐसे अवसर आए जब कांग्रेस ने या इंदिरा जी ने भी संघ के लोगों से बात की या संघ के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं से बात की, क्योंकि जब देश का सवाल आता है तो सब हम एक हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो स्वाभाविक है कि
जो हमें कमजोर करेगा हम उसको भी कमजोर करेंगे, जो हम मजबूत करेगा हम उसको मजबूत करेंगे। क्योंकि आरएसएस एक समाज में बहुत सारे प्रकल्पों के माध्यम से अपनी जगह बनाता है। जैसे उसके सेवा भारती के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल चलते हैं, तो उनमें कितने बच्चों का निर्माण होता है। आप देखेंगे वो सरस्वती मंदिर के शिक्षक सुबह 5 बजे से घर घर जाके बच्चों को जगाते पढ़ाते, तो उनकी एक समाज में स्वीकार्यता बनती है। और वही लोग जब चुनाव के समय राष्ट्रवाद के नाम पर या किसी नाम पर वोट मांगते तो भाजपा को उसका लाभ मिलता है। इसलिए भाजपा ने इतने सालों बाद अभी ये किया है कि उस पर प्रतिबंध सरकारी कर्मचारी को हटा दिया। तो मुझे लगता है ये सब नफा नुकसान का राजनीतिक मामला है, लेकिन देश के लिए सब समर्पित है। और संघ यदि कोई देशद्रोही काम करता है तो केवल शासकीय कर्मचारियों को क्यों प्रतिबंध लगाया, उस समय संघ ही पे प्रतिबंध लगाना, कोई भी आदमी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल तो बात वो नहीं है, बात यही है कि ये राजनीतिक मामला है और इसको राजनीति के तरीके से ये सब उतार चढ़ाव होते रहेंगे। बिल्कुल मंत्री जी, सवाल इस फैसले के बाद कई सारे उठे, ये भी उठे कि 14 से लेकर 24 10 साल के कार्यकाल में अब क्यों ख्याल आया कि संघ से लगा बैन हट जाना चाहिए। यही कहा जा रहा है कि संघ के आगे नतमस्तक है पार्टी। नहीं, मैंने आपसे पहले कह दिया कि संघ जो है हमारे लिए एक विचारधारा है। संघ जो है वो हमारे लिए माँ की तरह है, और कोई भी इस तरीके से यदि भ्रम फैलाने की कोशिश करता है तो ये गलत है। और मैंने आपको पहले बताया कि सन 2000 में गुजरात में पहले ही इससे प्रतिबंध हट चुका था, मध्य प्रदेश में भी पहले ही हट चुका है। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध में काम किया, तो आपकी ही सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बनाए गए थे, और आपकी जो देश विरोधी गतिविधियां थी, आपकी विचारधारा से आहत होकर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आपने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है प्रतिबंधित किया था, तो 11 महीने बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही हटा दिया था। और 6 जनवरी 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि आप आरएसएस को खत्म नहीं कर सकते, ये देशभक्त लोग हैं, ये सरदार पटेल जी ने कहा था। और 18 जनवरी को कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कि आरएसएस अच्छा काम कर रही है, यदि कांग्रेस के साथ जुड़कर शामिल होकर काम करे तो और अच्छा काम कर सकती है। तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो कहीं ना कहीं नेहरू जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, पटेल जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, देशभक्त कह रहे हैं। और जब आपकी सत्ता की बारी आती है, जब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल मेरा अभी भी यही है, देशभक्त पार्टी है, 14 से लेकर 24 10 साल के कार्यकाल में अभी क्यों ख्याल आया कि संघ से बैन हटना चाहिए? नहीं, इसमें क्या, इसमें प्रशिता जी एक बात बताइए, अगर 10 साल बाद हटा दिए तो क्या गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब विचार आया, राष्ट्रवादी विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति सेवा भाव का समर्पण लिए अगर एक संगठन चल रहा है तो फिर पहले ही हट जाना था बैन। पहले भी हटाया गया, मोरारजी देसाई जी ने हटाया। लेकिन जब हमें ऐसा लगा होगा, जब हमारे संगठन को ये लगा कि कहीं ना कहीं, या हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई होगी 10 साल में, जब जागे तब सवेरा, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आज हट गया तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है ना। चलिए ठीक है, संतोष जी दिक्कत है अगर आज हट रहा है। वैसे मैं आपको पहले इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो उसका जवाब ये है कि सन 2000 में गुजरात में पहले ही इस पर से बैन हट चुका है, मध्य प्रदेश में इससे बैन हट चुका है, तो अब पूरे देश से हटा दिया गया। हमने राज्यों ने पहले इसका जो है आगाज किया, अब पूरे देश में इसका पालित हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? जब जागो तब सवेरा। संतोष जी, देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि संघ हमारे लिए माँ की तरह है, लेकिन अभी 6 महीने साल भर पे 6 महीने भी नहीं हुए होंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमको अपनी माँ की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोल दिया संघ की हमें आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर खड़ी हो गई है। तो माँ के प्रति जो इनका आदर भाव है, सम्मान भाव है, चाहे संघ का, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा प्लीज। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है संतोष जी। नहीं, अपनी बात कर लीजिए। मैं बीच में बोला आपकी बात में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। तो अभी इन्होंने कहा कि संघ हमारे लिए माँ की तरह है, लेकिन जेपी नड्डा जी ने बोला कि हमको अपनी माँ की जरूरत नहीं है, अपने दम पर खड़े हो गए और माँ की जरूरत नहीं है, संघ की जरूरत नहीं। ये जेपी नड्डा जी ने बोला था और आपने अपने चैनलों पर दिखाया था कि जेपी नड्डा जी ने क्या। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था
तो इन्होंने भारत माँ के प्रति भी ऐसे ही आदर सम्मान दर्शाया था। भारत माँ के प्रति भी इनके मन में कोई सम्मान नहीं था तब। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कितना सम्मान करती है ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन क्या हुआ कि जब दोनों बार पूर्ण बहुमत से इनकी सरकारें आई केंद्र में, तब इनको संघ का ख्याल नहीं आया। लेकिन इस बार जब ये अल्पमत में है तो इनको संघ का ध्यान आ रहा है। बिल्कुल ये लग गया है इनको कि हम संघ के दम बिना आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए ये संघ को अब फिर से खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी सी बात। मंत्री जी इसका जवाब दे दीजिए छोटा सा, देवदत्त जी का रुख करूंगी फिर। नहीं, मैं पहले इसका जवाब दे चुकी हूँ कि संघ हमारे लिए माँ के समान है और संघ हमें मार्गदर्शन देता है। देश प्रेम का हम उस पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पथ प्रदर्शक है, उनके मार्गदर्शन को लेकर काम कर रही है। और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, बाद में उन्होंने जनसंघ से जुड़कर काम किया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा में खोट थी। और आज भी देख लीजिए, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के समय में जो संसद में सदस्य थे वो जो लेफ्ट पार्टी के थे, बाद में वो अर्बन नक्सलवादी निकले। और जब सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलवादियों ने मारा तो वो नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। ऐसे लोगों के साथ जुड़कर कांग्रेस काम करती है। आज कांग्रेस किन लोगों के साथ जुड़कर काम कर रही है जो हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। आए दिन हम देखते हैं आपके टीवी चैनल्स के माध्यम पर, सोशल मीडिया में, कि इनके साथ जो संगठन जुड़े हुए हैं वो आज किस तरह देश विरोधी काम कर रहे हैं और देश विरोधी बयान दे रहे हैं। ये कांग्रेस की विचारधारा है। और इस विचारधारा से अलग होकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना करके और जनसंघ में जुड़कर स्वयंसेवी की तरह काम करने का काम किया था। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है और जो सत्ता के लिए कांग्रेस बार बार स्वयं सेवकों के ऊपर अत्याचार करती आई, ठीक है, समय की कमी है। देवदत्त जी से एक आखिरी कमेंट इस पर लेना चाहूंगी। अत्याचार करती आई है, क्या ये उसका परिणाम है। ठीक है मंत्री जी रुक जाए। देवदत्त जी क्या आगे बदलेगा इससे? ये जो बैन हटा है, देखिए संघ एक बड़ा संगठन है जिससे कई लोग जुड़े हुए हैं और हवाला यही दिया जा रहा है कि संघ की विचारधारा राष्ट्रवादी है, देश प्रेम, सेवा, अनुशासन, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा एजेंडा जो काम करता है वो हिंदुत्व का है। देखिए, देश में संघ की लगभग 55,000 शाखाएं हैं। यदि कमजोर होता या कुछ होता तो प्रतिबंध लगने के बाद संघ को खत्म हो जाना था। और उसके जो अनुसांगिक संगठन है वे स्वयं अपने आप में इतने मजबूत हो चुके हैं, चाहे वो विश्व हिंदी परिषद हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय किसान संघ हो, भारतीय मजदूर संघ हो, और वो सहकार भारती, सेवा भारती, ऐसे उसको बहुत सारे वो हैं। लेकिन यही है कि यदि संघ सही है तो वो काम करता रहेगा और नहीं है तो कोई शासकीय और शासकीय से कोई मतलब नहीं निकलता। फिर तो पूरी तरह से यदि गलत है कोई चीज देश में तो उसको पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, अन्यथा ये दुविधा और द्वंद्व क्यों। और शासकीय कर्मचारी सुबह शाखाओं में जाते हैं, मैंने कई इनको जानता हूँ, और शाम को भी जब उनकी बैठकों में जाते, तो ये जो है कोई संगठन यदि काम कर रहा है, उसकी 55,000 शाखाएं देश में है, कई अनुसांगिक संगठन है, जिसमें एक राजनीतिक संगठन उसका भाजपा है जो इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको उस तरह से प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है और उससे कुछ होना जाना देखना होगा कि अब तक ये बैन जो लगा था उसके बाद ये बैन हटने के बाद क्या कुछ बदलाव आता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 1966 में बैन लगा, एक बार हटा, फिर लगा दिया गया, लेकिन अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए संघ से बैन हटा दिया है। लेकिन विपक्ष इस पर नाराज है, विपक्ष इस पर कई सारे सवाल उठा रहा है कि संविधान को नहीं बदल सकी तो इस तरह के फैसले सरकार अब ले रही है। हालांकि देखना होगा इस मुद्दे पर सियासत कितनी होती। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।